गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित यादव। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले बच्चा, और रसायन विज्ञान से जितने प्रश्न बनते हैं हम आपको सारे प्रश्न बताएंगे। याद रखिएगा, साइंस में हम अब बात करने वाले हैं कंप्लीट रसायन विज्ञान की। सुनिए ध्यान से, इसमें हम कंप्लीट रसायन विज्ञान की बात करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं रसायन विज्ञान से बात करेंगे, यानी कि मैं कह दूं आपको क्रम से हम लोग बात करने वाले हैं पूरी की पूरी साइंस पर। रसायन विज्ञान के साथ साथ हम लोग बात करेंगे, रसायन विज्ञान के साथ साथ हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में। बायोलॉजी के काफी लेक्चर हमने आपको दिए हैं, लेकिन फिर से हम बायोलॉजी में बची हुई चीजों पर चर्चा करेंगे। और हम लोग यूपी स्पेशल कल से लाने वाले हैं बच्चा, यूपी स्पेशल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बच्चा आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी, अगर आवर्त सारणी को देखा जाए तो बच्चा इसकी मैं शुरुआत आपको पहले बता दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ऐसा होता है कि कई प्रकार के तत्वों को खोजा गया। अब जब कई प्रकार के तत्वों को खोजा गया तो वहां से हमें इस बात का पता चला कि कई तत्व तो सिमिलर हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए, इस प्रकार का चार्ट बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, इस प्रकार का चार्ट बनाया जाए कि उस चार्ट से यह विशेषता हो जाए कि सभी एक प्रकार के गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया जाए। तो इस प्रकार से सभी तत्वों को क्रमबद्ध रखने के लिए, या गुण वाले तत्वों को एक हिसाब से रखने के लिए, उस सबके प्रयास के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक आवर्त सारणी, कहने का मतलब आवर्त सारणी ने एक इस प्रकार का सिस्टम बनाया जिसमें सभी समान तत्वों को हम लोग क्या कर सकें, रख सकें। जैसे कि हम लोग बता दें आपको जानकारी के लिए, जैसे कोई 5 रुपए वाली चीज है तो भाई कीमत कितनी है, 5 तो उसको ऐसे रख दिया हमने, भाई देखो इस यहाँ की सारी चीज 5। उसी प्रकार से अगर मैं नाइट्रोजन देखा तो नाइट्रोजन की लाइन में वही तत्वों को रखेंगे, उसी तत्वों को हम लोग रखेंगे जो तत्व नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन जैसे गुण रखते हैं, इसलिए हमने आवर्त सारणी बनाई। तो सबसे पहले इसके लिए जो प्रयास करने वाला व्यक्ति है, इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास करने वाला व्यक्ति है वो मिलेगा आपको डोबेराइन। डोबेराइन साहब जर्मन के वैज्ञानिक हैं, ठीक, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा त्रिक नियम दिया गया, और त्रिक नियम क्या था इनके द्वारा, जरा सुनिए ध्यान से। इन्होंने अपने नियम में, इनके द्वारा त्रिक नियम दिया गया जो रसायन विज्ञान है, इन्होंने कहा यदि सुनिए ध्यान से, यदि, या कह सकते हैं इन्होंने तत्वों को इस प्रकार से रखा कि यदि प्रथम व तृतीय तत्व के परमाणु भार को आपस में जोड़कर उनका औसत निकाले तो जो परमाणु भार आएगा वह दूसरे तत्व का होगा, जिसे इन्होंने त्रिक नियम कहा। अब मैंने ये बात, इतनी लंबी बात आपको मैं लिखकर क्यों समझे, जरा समझिएगा इसके लिए कितनी बड़ी बात है। डोबेराइन साहब पहली बार ऐसे तत्वों को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्वों को एकदम कि सभी प्रॉपर्टी वाले तत्व मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसे दो तत्व ले लें जिनको आपस में हम लोग जोड़ दें। जैसे पहले तो हम लोग एग्जाम्पल समझना कैसे तत्वों को ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई चीज है, मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये मैं बात करता हूं बैगन हो गया, ठीक है, ये बैगन हो गया, ये आलू हो गया, ये प्याज हो गई, क्लियर है कि नहीं है। तो उसने कहा जो अगर आप प्याज की कीमत कितनी है 5, बैगन की कीमत कितनी है 5, तो क्लियर है कि नहीं है। और उसने इस प्रकार से रख दिया और कहा कि जो गुण बैगन रखता है वही गुण आलू रखता है। ये दो बातें कहा। उसने कहा यही गुण रखने वाली तीसरी चीज को तुम्हें अगर ढूंढना है तो दोनों की कीमत जोड़ दो। इसकी कीमत कितनी 5, इसकी कितनी 5। अगर देखा जाए 5 की देखा जाए तो कितना हुआ 10, क्लियर है कि नहीं। 10 में उसका औसत 2 से भाग दे दो, उत्तर क्या आएगा भाई 5। तो यहाँ ये कितना हो गया भाई
आलू कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हम लोग सॉरी क्या ले रहे थे प्याज। तो ये आप लोग याद रखना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार से प्रॉपर्टी निकालते। तो उन्होंने कहा तत्वों को इस प्रकार से रखा जाए यदि प्रथम व तृतीय तत्व के परमाणु भार को आपस में जोड़कर उसका औसत निकाला जाए तो औसत दूसरा जो औसत निकलेगा वह दूसरे तत्व का होगा। किसका होगा? दूसरे तत्व का। जरा देखना ध्यान से, इन्होंने एग्जाम्पल समझाया जरा ध्यान सुनिएगा। इन्होंने 2 तत्व लिए। पहले सुनना, ये त्रिक नियम मास्टर पढ़ाते हैं, जरा सुनिए। त्रिक नियम उन्होंने 3 तत्व नहीं लिए थे, 2 तत्व लिए थे, बाद में एग्जाम्पल बताया था। सुनिए ध्यान से, उन्होंने एक तत्व लिया लिथियम। क्लियर है कि नहीं है? क्या लिया बच्चे? लिथियम। समझिए ध्यान से, उन्होंने एक तत्व क्या ले लिया बच्चा? लिथियम। अब लिथियम के बाद वो क्या करते हैं? सुनिए ध्यान से, लिथियम के बाद क्या करते हैं? एक जगह छोड़ते हैं। उसने कहा देखिए मैं लिथियम के एक जगह छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो इनके द्वारा दूसरा तत्व लिया जाता है वो लिया जाता है बच्चा पोटेशियम। क्या लिया जाता है? पोटेशियम। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे नए तत्व की खोज कर रहा हूं जो जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वहां मैं एक उत्तर बता दूंगा। ये त्रिक नियम में डोबेरान साहब कहते हैं कि मैं एक ऐसे तत्व की यहां से खोज कर दूंगा, ऐसे तत्व की खोज कर दूंगा जिसका गुण लिथियम और पोटेशियम के साथ बिल्कुल मिलता हो। और बिल्कुल मिलता तो उसने कहा देखिए इसका परमाणु भार होता है कितना? 7। क्लियर है कि नहीं? इसका परमाणु भार कितना होता है? 7। भाई इसका कितना होता है? 39। जोड़ दिया जाए दोनों को तो कितना हो गया बच्चा? 46। भाग दो 2 से, यानी औसत निकालो आया कितना? 23। उसने कहा जिस तत्व का परमाणु भार 23 उसको यहां रख दो। तो हमने क्या रख दिया भाई? सोडियम। उसने कहा कि लिथियम के गुण किसके साथ? सोडियम के साथ किसके भाई? पोटेशियम के किसके? सोडियम किसके? इसके और इसके दोनों का सारे के सारे गुण खराब और इस प्रकार से होंगे। उसने 3 तरीके से तत्वों को रखा, लेकिन उनका ये नियम पास नहीं हो पाया, फेल हो गया, क्योंकि ऐसा फॉलो सभी तत्व नहीं करते थे और इनका नियम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आई? अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। ये बात समझ में नहीं तो समझ ले ध्यान से। एक ही गुण वाले तत्वों को खोजने का प्रयास किया जिसे बोलूंगा त्रिक नियम का। तो उससे पूछा डोबेराइन का त्रिक नियम। तो आवाज सारणी को सबसे पहले बनाने का प्रयास, यहाँ पर तत्वों को सिचुएटेड रखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? आप लोग उत्तर बता देंगे वहां पर किसने किया? डोबेराइन ने। तो ये सिंपल सी बात थी भाई, केवल जानकारी के लिए है, परीक्षा में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग जो बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टम नियम के बारे में। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम में उसने इस प्रकार से कहा, जरा ध्यान सुनिएगा। संगीत के स्वर के जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखना एक वाले तत्व, याद रखना जो सा है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखो किस स्थान पर? 8वें स्थान पर। इसी प्रकार से उसने ऐसे तत्वों को रखने का प्रयास किया जिनके समान गुण 8वें तत्व से समान होते थे। 8वें तत्व से क्या होते? समान। देखना जरा तत्वों को किस प्रकार से रखते हैं ये, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। इन्होंने सबसे पहले लिया भैया लिथियम को। किसको लिया भाई? लिथियम को। क्लियर है कि नहीं? किसको लिया इन्होंने भैया? लिथियम। इन्होंने लिया फिर भैया किसको? बेरिलियम को। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद इन्होंने लिया बोरान को। अब सुनिए ध्यान से, पहले बात को समझ लो। इनके द्वारा ये बात कही गई कि जो पहला तत्व होगा इसकी जो गुण होंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये समानता किस तत्व से करेगा? 8वें तत्व से। क्योंकि संगीत के स्वरों में जो पहला स्वर होता है वो किससे समानता करता? 8वें स्वर से। इसको लेकर उन्होंने इस प्रकार की बात को समझाने का प्रयास किया। अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको जानकारी बताऊं, बेरिलियम हो गया, हमारा बोरान हो गया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ये लिथियम उन्होंने लिया, बेरिलियम लिया, बोरान लिया। इसके बाद उन्होंने अगले तत्वों को लिया और अगला तत्व क्या था? सुनिए ध्यान से। अब हमारा मिलेगा कौन बच्चा? कार्बन। फिर कौन मिलेगा हमारा बच्चा? नाइट्रोजन। फिर कौन मिलेगा भैया? हमारा ऑक्सीजन। इस प्रकार से रखा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं है? क्या ले लिया बच्चा उसने? ऑक्सीजन। फिर उसने क्या ले लिया बच्चा? फ्लोरीन। फिर यहाँ पर उसने क्या ले लिया भाई? नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम। तो उसने इस प्रकार से बात बताई, यही बात सिद्ध कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने कहा इस प्रकार से तत्वों को रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व से गुणधर्म, यानी कह सकते हैं लिथियम के गुण होंगे वो किसके समान होंगे? सोडियम के। ये यहाँ तक तो बात सही हो गई, लेकिन आगे इसकी बात कैसे हुई? गलत। और आगे ये बात वो नहीं हो पाई, क्योंकि याद रखना ये बात इनकी केवल कहां तक सिद्ध होती है? कैल्शियम तक। तुमसे कभी पूछा जाए न्यूलैंड का अष्टम नियम कहां तक काम करता तो आप लोग बताइए। केवल कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20 तक काम करता था। अब उस समय तो परमाणु क्रमांक की खोज ही नहीं हुई थी।
तो मैं आपके बाद न्यूलैंड के अष्टम नियम में हमने ये बात देखी। तो इसके बारे में जो तत्व थे बच्चा वो केवल कितने थे, 56। पूछा जाए कि न्यूलैंड ने जब तत्वों को रखा तो कितने तत्व ज्ञात थे, तो आप लोग इसके लिए उत्तर बताइए कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे, 56 एलिमेंट ज्ञात थे। ये हम लोगों ने बात करी। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे जो इंपोर्टेंट हमारी परीक्षा के लिए बनना है बच्चा, वो है आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। देखिए जरा ध्यान से, मेंडलीव की आवर्त सारणी के विषय में हम लोग चर्चा करें। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम लोग आपसे बात करें तो जरा देखिएगा कितने प्रश्न बनते संबंधित। पहली बात तो आपसे एक प्रश्न बनना पूछा जा सकता है छोटा सा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का पिता, आवर्त सारणी का पिता। तो पता ना, आवर्त सारणी का पिता बोलते हैं मेंडलीव को। क्या बोलते हैं भाई, किसको, मेंडलीव को। आवर्त सारणी का पिता किसे बोलते हैं, मेंडलीव को। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तो भाई कितने तत्व ज्ञात थे, तो आप तो बताइए 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे, 63। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव का पूरा नाम क्लियर है कि नहीं है, आपसे मेंडलीव का पूरा नाम पूछा है तो आप बताना, दामित्री इवोनोविच मेंडलीव। ये परीक्षा में आ चुका, आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग नाम याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया तो मेंडलीव साहब क्या करते हैं, जब मेंडलीव साहब ने इसके बारे में बात की तो मेंडलीव साहब के समय केवल कितने तत्व ज्ञात थे भाई, 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव साहब का जो पूरा नाम है दामित्री इवानोविच मेंडलीव। याद रखना, इन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया 1869 में। तो ये भी आप लोग बताना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब बनती है, आप बताइए 1869 बनती है। तो जितने भी प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट, हम लोग सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा सही से। अब हम लोग बात करते हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है। तो देखिए मेंडलीव साहब क्या कहते हैं। मेंडलीव साहब के द्वारा ये बात की गई बच्चा, ये बात की गई मेंडलीव के द्वारा, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम पर रख दिया जाए, नहीं बात समझ में, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार, जिसका परमाणु भार सबसे कम है उसको सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व को रख दिया जाए। इस प्रकार से अगर हम लोग तत्वों को रखें तो तत्वों के जो गुण होंगे, ठीक है, तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो आवर्ती फलन होते हैं, यानी उनकी तत्वों के गुणों में क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, उसने कहा कुछ जितने कम वाले होंगे तो उन्होंने कहा जो कुछ निश्चित तत्व होंगे उनके गुणों में क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। इस प्रकार से आवर्त सारणी बनाकर मेंडलीव साहब ने तैयार की। अब मेंडलीव साहब के द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार तो हो गई, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई बच्चा, उसके बारे में आपको बता दूं। इन्होंने क्या किया मेंडलीव साहब ने, जरा सुनिए ध्यान से। मेंडलीव साहब की द्वारा बताया, मेंडलीव साहब ने तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा, लेकिन आयोडीन के बारे में आपको बता दूं, आयोडीन, इसे परीक्षा के लिए याद रखना, आयोडीन में जो परमाणु भार होता है, आयोडीन में जो क्या होता है, परमाणु भार। अगर हम लोग आयोडीन के परमाणु भार के बारे में लोग बिल्कुल बात करें तो आप लोग उत्तर बताइए जाए, आयोडीन के परमाणु भार की बात करें तो आप लोग वहां पर बता सकते हैं कि जो आयोडीन का परमाणु भार होता है, आयोडीन का परमाणु भार होता है वो लगभग परमाणु भार बराबर होता है टेलुरियम के। किसके भाई, टेलुरियम क्लियर है कि नहीं, किसके बराबर होता है, टेलुरियम। तो मैं आपको जानकारी बताऊं तो मैं आपके मेंडलीव साहब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मेंडलीव के द्वारा ये बात रखी गई कि भाई तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए। तो भाई जो कम परमाणु भार वाला वो पहले आना चाहिए आवर्त सारणी में, जबकि जो ज्यादा वो कहां जाना, जिसका परमाणु भार ज्यादा उसको आगे रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर गलती कर दी। आयोडीन के परमाणु भार की बात करें तो मिलता 126 पॉइंट के लगभग, 126 पॉइंट के लगभग, जबकि हम लोग इसकी बात करें तो इसका मिलता है 127 पॉइंट के लगभग, कुछ भी होंगे आप लोग यही याद रखेंगे। तो इस प्रकार से दोनों उन्होंने बात कर दी। तो याद रखना उन्होंने क्या किया कि टेलुरियम को आयोडीन से पहले रख दिया, तो परमाणु भार वाला पहले नहीं हो गया, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी भी ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। मेंडलीव साहब ने क्या किया कि संख्या को भी छोड़ा, काफी संख्याओं को छोड़ा, संख्याओं को मतलब रिक्त स्थान छोड़े। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी कई तत्वों की खोज होगी तो उन तत्वों को आप लोग रख देना,
उसके लिए खाली जगह छोड़ी। इस प्रकार से बात की गई किसके द्वारा, मेंडलीव के। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार रखा गया। तो आपसे पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस गुण धर्म पर आधारित है या किस नियम पर चलती है। तो आप लोग बताना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर चलती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आधार पर चलती है, बताना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर चलती है। ये भी प्रश्न आप लोग अपनी परीक्षा के लिए याद रखना। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके संदर्भ में, सुनिए ध्यान से। इसकी जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी बच्चा, उसमें जरा देखिए ध्यान से। इसमें देखा जाए समूह, तो आप लोग बताइए कितने समूह मिलेंगे बच्चा आपको, 18 समूह मिलने वाले। क्लियर है कि नहीं, कितने समूह, 18 समूह। जैसे हम लोगों ने 9 पार्ट में बांटा, कितने पार्ट में बांटा था, 9 पार्ट में बांटा था। ठीक है, समूह की बात कर सकते हैं। या हम लोग और बात करें तो आपसे कभी ग्रुप पूछा जाए, ग्रुप पूछा जाए तो आप लोग बताइए इसके में जो ग्रुप मिलेंगे आपको बच्चा, ये मिलेंगे कितने, 7। क्लियर है कि नहीं, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, वर्ग की बात कर ले। कितने वर्ग में बांटा गया बच्चा, 9। और ग्रुप कितने मिले आपको बताना, आप लोग 7। ये आवर्त सारणी में। तो मेंडलीव साहब ने क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। मेंडलीव साहब के द्वारा क्या किया गया, मेंडलीव साहब के द्वारा क्या किया गया, मेंडलीव साहब ने कहा कि जो इस प्रकार से पंक्तियां मिलेंगी, ये जो पंक्तियां होंगी, ये जो पंक्तियां होंगी, इस प्रकार से पंक्तियां होंगी, ये क्या होंगी भाई, पंक्तियां। क्लियर है कि नहीं, ये जो क्या है, ये पंक्तियां, इनको उन्होंने नाम दिया, इनको उन्होंने नाम दिया ग्रुप है। ये क्या है बच्चा, ग्रुप है। इनके क्या है ग्रुप। इसके बाद जो ये प्रकार की पंक्तियां मेंडलीव की आवर्त सारणी मिलती हैं, इनको उसने कहा कि ये क्या है, आवर्त है। क्या है, आवर्त है, पीरियड है। क्लियर है कि नहीं, क्या है, आवर्त। इस प्रकार से बात की गई। क्लियर है कि नहीं है। कहीं कि हमें अगर हम लोग वास्तविकता देखा जाए तो हमें केवल 6 ही ग्रुप मिलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, लेकिन हम लोग 7 की बात करेंगे, 7 में सिद्ध करेंगे 7 कैसे मिलते हैं। तो इस नियम को परिवर्तन किया, तत्वों को हल्के परमाणु भार वालों को बड़े के बाद रखा। इस प्रकार की कमियां मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो होता है फर्स्ट वर्ग मिलेगा आपको। जो फर्स्ट वर्ग मिलेगा इसको बोला गया अति लघु, जिसमें केवल कितने तत्व थे, 2। तो पूछा मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में कितने तत्व थे, 2। हम लोग सेकंड और हम लोग थर्ड की बात करेंगे, इसको बोला गया बच्चा लघु। क्या बोला गया, लघु। इसको क्या बोलेगा बच्चा, लघु। और इसको हम लोग लघु बोला गया। और इसमें कितने तत्व रखे गए आप लोग बताना, 8 तत्व रखे गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया 4th की और 5 की। 4th और 5 की बोला, इसको बोला गया बच्चा दीर्घ। क्या बोला गया, दीर्घ आवर्त। क्लियर है कि नहीं है, दीर्घ आवर्त बोला गया। और इस आवर्त में कितने तत्व रखे गए आप लोग बताना, 32। कितने भाई, 32। क्लियर है कि नहीं है। इसमें 8, इसमें सॉरी 18। कितने भाई, 18 रखे गए। जबकि जो अंतिम मिलेगा हमको, अंतिम 6वां, तो इसमें कितने रखे गए आप लोग उत्तर बताइएगा। इसमें कितने रखे गए आप लोग उत्तर बताइएगा, 32 रखे गए, जिसे बोलते हैं दीर्घ। इस प्रकार की व्यवस्था की थी। देखो हम लोग कितने मिलते हैं, हमको 6, लेकिन हमें पड़े कितने, 7। तो ऐसा लिखा रहता है कि वास्तविकता कितनी है, 6। तो आप लोग मेरे हिसाब से अपनी परीक्षा के लिए, 6 ग्रुप याद रखेंगे। तो आप मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की भैया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको एक बात और बताना, देखिए आपसे पूछ सकता है, एक एग्जाम्पल दे दूं। जैसे हम लोग बात करते हैं निकेल की, तो निकेल का कितना होता है आप लोग बताना, 58। परमाणु भार कितना होता है, 58। दूसरी हम लोग बात करते हैं कोबाल्ट की। किसकी बात करें, कोबाल्ट की। तो याद रखना इसका 58.7 होता है, कोबाल्ट का होता है 58.9। तो याद रखना 58.9। तो याद रखना कोबाल्ट के बाद निकेल को रखा गया। देखिए परमाणु भार इसका कम है कि नहीं है, इस प्रकार से कई प्रकार की कमियां मेंडलीव की आवर्त सारणी मिली। इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम बच्चा मोजले। कौन आते हैं बच्चा, मोजले। और मोजले के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई जाती है 1913 में। मोजले के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई जाती है 1913 में। और इस आवर्त सारणी में तत्व रखे जाएंगे परमाणु क्रमांक के अनुसार रखे जाएंगे। तो हम लोग जो अपने पार्ट 2 में जो बात करने वाले हैं बच्चा, बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें हमें अध्ययन करना है। ये तो हम लोग केवल प्रारंभिक बात कर रहे थे। इससे परीक्षा में प्रश्न बहुत कम आते हैं। जो मेन पॉइंट है वो आप थोड़ा सा याद कर लेना। लेकिन आगे जो प्रश्न बनेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास से, एक एक तत्व के बारे में प्रश्न बनेंगे। कौन से तत्व को कहाँ रखा गया, क्षारीय धातु कहाँ रखी, क्षारीय धातु कहाँ रखेगी, अम्लीय धातु कहाँ रखी, रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ रखेगी, अक्रिय गैस कहाँ रखेगी, हाइड्रोजन के स्थान क्या है,
इस प्रकार से बात रखी गई। तो मैं आपको बता दूं मेंडलीव के द्वारा हाइड्रोजन को कहीं भी नहीं रखा गया, अक्रिय गैसों का कहीं स्थान नहीं था, इस प्रकार से कई प्रकार की बातें की गई। लेकिन आज हम लोग जो पर्टिकुलर बात करेंगे तो आपसे पूछा जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसी, तो मेंडलीव की ऐसी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो आज वर्तमान में चल रही है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के पार्ट 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।